हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदित्य फाइनेंशियल इंसाइट्स। तो गाइस, आज की एनएसआईएम डेरिवेटिव कोर्स में आपका ये चौथा लेक्चर है गाइस। तो हम आज शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 10 से, कॉमन मिस्टेक्स एंड मिसकंसेप्शन इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज ए कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट द ऑप्शन प्राइसिंग। ठीक है, अब इसके आंसर होते हैं many believe that option pricing is slowly determined by the market price of underlying asset. In reality, other factors like time to expiration, validation, and interest rate also play a crucial role. तो guys, जो ऑप्शन प्राइसिंग स्लोली डिटरमाइन होता है वो टाइम पर भी होता है, एक्सपायरी डेट होता है, वोलेटिलिटी पर भी होता है, इंटरेस्ट रेट पर भी होता है। तो गाइस, ऑप्शन प्राइसिंग जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कुछ इस फैक्टर पर ही डिपेंड करता है, ना कि अंडरलाइन एसेट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। व्हाट मिस्टेक डू ट्रेडर ऑफन मेक रिगार्डिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में ट्रेडर क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसके आंसर है गाइस, ट्रेडर ऑफन फेल टू एक्यूरेट अकाउंट फॉर द पोटेंशियल मार्जिन कॉल ड्यूरिंग द वोलेटिलिटी मार्केट लीडिंग टू द फोर्स्ड लिक्विडेशन ऑफ देयर पोजीशन। तो गाइस, मार्जिन हमेशा वोलेटिलिटी में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो मार्केट में अगर मार्जिन ज़्यादा लेते हैं, 10x लेते हैं, 20x लेते हैं, 50x लेते हैं, तो आपके होल एसेट स्क्वायर ऑफ होने की चांस बहुत जल्दी होती है। क्योंकि वोलेटिलिटी अगर ज़्यादा मार्केट है तो उसमें मार्जिन बहुत कम ही लें, तो ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट होता है। आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट नंबर 86। 86 देख सकते हैं। Why do some investors misunderstand hedging as a गारंटी प्रॉफिट स्ट्रेटजी। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि हेजिंग कर रहे हैं तो इसमें गारंटी, समटाइम्स इट शुड बी गॉट योर नेगेटिव। तो इसका आंसर है गाइस, हेजिंग इज डिजाइन टू मिनिमाइज रिस्क नॉट इंश्योर प्रॉफिट। इट ऑफन इन्वॉल्व कॉस्ट लाइक प्रीमियम दैट कैन रिड्यूस ओवरऑल गेन्स। तो गाइस, हेजिंग को बनाया गया था ताकि रिस्क जो लॉस होते हैं मार्केट में उसे कम करने के लिए, ना कि उसको एज ए स्पेकुलेटिव बिजनेस के पर्पज से यूज करने के लिए। अब तो लोग उसको एज ए ट्रेडिंग के व्यू से भी, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग के व्यू से ही भी लोग यूज करते हैं, पर हेजिंग को बनाया गया था रिस्क मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू गाइस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89। व्हाट इज ए कॉमन एरर इन कैलकुलेटिंग पे ऑफ फॉर ऑप्शन। तो कैलकुलेटिंग पे ऑफ फॉर ऑप्शन में क्या क्या एरर हो सकता है, तो इसका आंसर है गाइस, एन एरर अकर व्हेन इन्वेस्टर फॉरगेट टू सब्सट्रैक्ट द प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शन फ्रॉम द पे ऑफ वैल्यू एंड लीडिंग टू इनकरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो ये कुछ है गाइस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90। व्हाई डू ट्रेडर ऑफन मिसजज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ट्रेडर मिसजज क्यों कर जाते हैं वोलेटिलिटी पर इम्प्लाई करने में, तो उसके आंसर है गाइस, मेनी ट्रेडर कंफ्यूज इम्प्लाइड volatility with actual price movement. Implied volatility reflect expectation, not guarantee future changes. तो गाइस, जब वोलेटिलिटी होती है तो मार्केट में जो प्राइसिंग होती है गाइस ऑप्शन की, वो बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएशन होता है। तो लोगों को लगता है कि अगर वोलेटिलिटी मार्केट में तो फ्यूचर की प्राइस भी अच्छी चेंज होगी, पर ऐसा होता नहीं है। कभी कभी प्राइस तो चले जाते हैं शेयर के, मतलब उसको प्रीमियम नहीं भागती है, तो गारंटी नहीं है कि आपकी फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस 90 नंबर। व्हाट इज ए मिस्टेक ऑफन मेड इन द इंटरप्रेटिंग डेल्टा फॉर द ऑप्शन। तो गाइस, इंटरप्रेटिंग डेल्टा, ऑप्शन में डेल्टा का क्या क्या रोल होता है और क्या क्या उसमें गलती हो सकती है, इसके लिए आंसर है गाइस, सम ट्रेडर एज्यूम डेल्टा इज ए कांस्टेंट। इन द रियलिटी डेल्टा चेंज एज द अंडरलाइंग एसेट प्राइसिंग मूवमेंट एंड दिस चेंजेस आर मेजर्ड बाय द गामा। तो गैस, कुछ ट्रेडरों को लगता है कि डेल्टा कांस्टेंट हो रहा, पर ये नहीं है। इसकी रियलिटी ये है गाइस कि डेल्टा अंडरलाइंग एसेट में प्राइसिंग मूवमेंट के साथ चेंज होता है, दिस चेंज मेजर्ड बाय द गामा, और इस डेल्टा की प्राइस चेंजिंग को हम उसको मेजर कर सकते हैं गामा के थ्रू। ठीक है, अब आगे की लेक्चर में मैं उसे एज एग्जाम्पल लेके भी समझूंगा गाइस। अब आ जाते हैं 92 नंबर। वाई डू इन्वेस्टर समथिंग स्ट्रगल
स्ट्रगल विद द टाइम डिके इन ऑप्शन। बहुत सारे इन्वेस्टर क्यों स्ट्रगल करते हैं टाइम डिके के अनुसार। जैसे कि जब भी एक्सपायरी होती है तो उसके आखिरी 4 दिन में एक्सपायर थीटा डिके बहुत जल्दी होता है। तो किस बेसिस से किस टाइम स्ट्रगल करते हैं उस पर हम फिर ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आया था ट्रेडर्स often underestimate the impact of theta, especially for the out of the money option close to the expiry, leading to a rapid value erosion। तो गाइस जैसे कि एक्सपायरी के जितने नजदीक हम जाते हैं, अगर आउट ऑफ मनी बहुत ज्यादा है तो उसकी इरोज होने की चांस बहुत ज्यादा होती है गाइस। तो ये हर एक ट्रेडर से गलती होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 93 क्वेश्चन। व्हाट इज ए कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो मिसकंसेप्शन है वो क्या क्या है। जैसे इसके आंसर है मेनी बिलीव दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ओनली सुटेबल फॉर स्पेकुलेशन, इग्नोरिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग। बहुत लोगों को लगता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओनली सुटेबल फॉर स्पेकुलेशन, इग्नोरिंग देयर इंपॉर्टेंस इन रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। व्हाट मिस्टेक डू ट्रेडर मेक व्हेन यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर इन अ वोलेटिलिटी मार्केट। वोलेटिलिटी मार्केट में स्टॉप लॉस जो यूज करने में ट्रेडर क्या क्या गलती कर सकते हैं। आंसर रहेगा इन वोलेटिलिटी मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर कैन बी ट्रिगर unnecessary due to rapid price fluctuation leading to an यूनिटेंशियल लॉसेस। तो गाइस जब वोलेटिलिटी मार्केट होती है तो गाइस आप हमेशा ये देखते हो कि जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस को टच करके ऊपर की ओर चला जाता। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी भी ट्रेड में जितना आप लॉस सह सकते हैं एज ए 5%, 2%, ऐसे हमेशा स्टॉप लॉस एज ए 1:3 का रखिए। अगर 1% अगर लॉस हुई है तो 3% आपकी गेन होना चाहिए, जिसमें कि आपके 2% नेट प्रॉफिट हो, ठीक है गाइस। तो स्टॉप लॉस हमेशा जितना आप सहन कर सकते हैं सेट का उतना आप ही कैलकुलेट करके आप डाल सकते हैं। तो ये आपसे स्टॉप लॉस के वोलेटिलिटी मार्केट में आपको सावधानियां होगी। आ जाते हैं गाइस 95 नंबर क्वेश्चन। व्हाई डू सम ट्रेडर ओवरलुक द रोल ऑफ लिक्विडिटी इन द डेरिवेटिव मार्केट। कुछ ट्रेडरों को ओवरलुक रोल ऑफ लिक्विडिटी इन डेरिवेटिव मार्केट। कुछ ट्रेडरों को ओवर लिक्विडिटी मार्केट का रोल क्या डेरिवेटिव मार्केट में होता है उस पर हम देखते हैं। इसका आंसर है गाइस मेनी फोकस स्लोली ऑन द प्राइसिंग एंड इग्नोरिंग लिक्विडिटी। बहुत सारे लोग होते हैं कि जब उसकी प्राइसिंग स्लोली स्लोली मूवमेंट होता है तो लगता है कि ये बहुत अच्छा हो सकता है, लॉस कम सकता है, बट वो अपनी लिक्विडिटी को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है गाइस। द लैक ऑफ द लिक्विडिटी कैन लीड टू डिफिकल्टी इन इंटरिंग और एग्जिट पोजीशन एट द डिजायरेबल प्राइस। तो ये होता है जब लिक्विडिटी कम होगी तो आपको जितना जिस पॉइंट पर आप बेचना चाहते हैं वो स्ट्राइक प्राइस पर वो बिक नहीं पाता, जिसके कारण कि आपकी मनी लॉस हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 11 में। तो पार्ट नंबर 11 में है गाइस प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड कैलकुलेशन। तो गाइस 11 में प्रैक्टिस और प्रॉब्लम एंड कैलकुलेशन, जिसमें हम कैलकुलेशन के साथ हम लोग जो भी टर्म यूज हुआ है पहले तो मैं इस देखता हूँ गाइस। तो आ जाते हैं 11 नंबर पार्ट में। जैसे कि देख सकते हैं कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू of the call option with a strike price 150 when the market price underlying a stock 200, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कॉल ऑप्शन में। स्ट्राइक प्राइस 150 है व्हेन द मार्केट प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक की 200। 200 के अंडर लाइंग एसेट में 150 स्ट्राइक प्राइस। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई गाइस। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मार्केट प्राइस अगर 200 है, ठीक, अंडर लाइंग एसेट 150 हो रहा है स्ट्राइकिंग प्राइस, तो आपका 50 रुपया का यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। ए पुट ऑप्शन है जो स्ट्राइक प्राइस 300, ठीक है गाइस। 300 स्ट्राइक पॉइंट है और एंड द मार्केट प्राइस अंडरलाइंग इसे 250, ठीक। पुट ऑप्शन लिए हैं, ठीक। अगर मार्केट प्राइस 250 है और ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 300 है तो व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस आपका क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस आपका 300 है और मार्केट प्राइस हमारा 250 है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 50। ठीक है गाइस, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा याद रखिएगा स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। अब आ जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। इफ द प्रीमियम पेड फॉर ए कॉल ऑप्शन ई 20 रुपये, किसी भी कॉल ऑप्शन के लिए 20 रुपये कॉल ऑप्शन है एंड अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस है 160 एट एक्सपायरेशन, 160 पर अंडरलाइंग एसेट है, एक्सपायरी हो रहा है, तो कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द स्ट्राइक प्राइस 150। तो स्टॉकिंग प्राइस ये है, ठीक, और स्ट्राइकिंग प्राइस है, तो इसका पे ऑफ के लिए क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइकिंग प्राइस। तो पे ऑफ जैसे कि 160 पर एक्सपायरी हो रहा है और मार्केट स्ट्राइक प्राइस 150, ठीक है, तो 10 रुपये का चेंजिंग आ रहा है, 10 रुपये का चेंजिंग आ रहा है। प्रीमियम पेड कितना है, 20 रुपये का, तब पे प्रॉफिट हो जाएगा पे ऑफ माइनस प्रीमियम, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 रुपये का लॉस हो गया। ऐसा करते हैं कॉल में हुआ, अगर, ठीक है गाइस, स्टॉक प्राइस चल रहा है अंडरलाइन स्टॉक में 160 रुपये, ठीक, और स्ट्राइक प्राइस 150 आ गया, मतलब 160 रुपये चल रहा था कॉल में, अब 150 आ गया, तो आपके 10 रुपये का नेट लॉस हो रहा है यहाँ का। अब डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, पर ये कॉल ऑप्शन ये एज ए डिटेल में बता रहे हैं, तो प्रॉफिट हो गया पे ऑफ माइनस प्रीमियम, तो ये हमेशा याद रखिएगा। Calculate the break-even point for a call option with a strike price 100 and premium 15। तो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉल ऑप्शन के लिए, जैसे कि देख सकते हैं प्रीमियम 15 का है, तब पे ऑफ कितना है, स्ट्राइक प्राइस 100 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू क्या होता है गाइस, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो कितना हो गया 100 प्लस 15, 115, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अबाउट एट 500, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है गाइस जो कि 500 रुपये का मैंने खरीदा है, एट एक्सपायरी द प्राइस इज 550, और एक्सपायरी है जो एक्सपायरी का प्राइस 550 है, इसमें आ गया आपका इंटेंसिव वैल्यू 50 रुपया। इधर कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 यूनिट, ठीक है गाइस, तो 10 यूनिट हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइज का, तो एक का हो गया 50 इंटेंसिव वैल्यू, तो 10 आ गया, 10 से 500, ठीक, तो कैलकुलेटर टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपको 500। ये जो इजी था। अब आ जाते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। फॉर एन ऑप्शन विद डेल्टा 0.5, अगर किसी भी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है, हाउ मच विल बी द ऑप्शन प्राइसिंग चेंज इफ द अंडरलाइंग एटिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20। ठीक है गाइस, तो अगर अंडरलाइंग एसिड प्राइस 20 रुपया का इंक्रीज हुआ, तो व्हाट विल द ऑप्शन प्राइस चेंज है, तो आप इससे भागा दे सकते हैं। तो डेल्टा प्राइस क्या होता है, डेल्टा प्राइस गुने आपका जो चेंजिंग होता है इक्वल टू आपकी प्राइसिंग चेंजिंग, तो 0.5 गुने एक्स कीजिएगा, ठीक है, तो 40 20 रुपया का आपका चेंजिंग आया, ठीक, तो 20 रुपया का अगर चेंजिंग आया है, तो देख सकते हैं ऑप्शन प्राइसिंग डेल्टा गुने एसिड प्राइसिंग चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा गुने एसिड प्राइसिंग चेंजिंग किया तो 0.5 गुने 20 हो गया, मात्र 10 रुपया का चेंजिंग हुआ, ठीक। डेल्टा गुने एसेट प्राइस चेंजिंग, तो एसेट प्राइस चेंजिंग आपका 20 रुपया का था, तो उसे निकालने के लिए पहले गुना कर देते हैं, तो आपका हो गया ऑप्शन प्राइसिंग चेंजिंग आपका 10 रुपया का होगा। तक आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में। ए स्टॉक है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ऑफ 30%, ठीक है, किसी भी स्टॉक है इसमें हिस्टोरिकली वोलेटिलिटी 30% का था। कैलकुलेट द एनालाइज वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक ट्रेड फॉर 250 डे इन ए ईयर, ठीक है गाइस, तो 250 डे इन ईयर में उसकी वोलेटिलिटी क्या होगा, इसकी देख सकते हैं एनुअलाइज वोलेटिलिटी इज इक्वल टू द हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इनटू अंडर रूट ट्रेडिंग डे पर ईयर, ठीक है गाइस, तो एनुअलाइज वोलेटिलिटी इज इक्वल टू होता है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इनटू अंडर रूट ट्रेडिंग डे बाय पर ईयर, तो हिस्टोरिकली देख सकते हैं 30% है, इंटू करेंगे अंडर रूट 250 डे बाय 250 डे इक्वल टू क्या हो सकता है 47.43%, यह हमारा एनुअलाइज वोलेटिलिटी, ठीक है गाइस। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 में। यूजिंग द ब्लैक
Scholes model calculate the theoretically price of an option with an underlying asset price 100 rupees and a strike price 110. Underlying asset 100 है, strike price 110 है. टाइम ऑफ एक्सपायरेशन 1 ईयर का है. तो रिस्क फ्री रेट 5% का. ठीक है, रिस्क फ्री रेट मतलब 5% है और वोलेटिलिटी 20% का है. ठीक है, तो इसका ब्लैक स्कूल मॉडल के अनुसार आपको theoretically प्राइस ऑप्शन इसमें ज्ञात करना है. जैसे देख सकते हैं इसके आंसर है गाइस. This involves detailed computing using the Black-Scholes formula, including factors like D1 and D2. Let me know if you are like me to walk you through the formula setup. ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 104. An investor buy a protective put on a short stocks worth 500 with a stock price 485 और पे प्रीमियम 20. व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस. ठीक है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है. प्रीमियम आपका 20 रुपया का और स्ट्राइक प्राइस 480 का. था आप देख सकते हैं इसमें 20 रुपया का अंतर है गाइस. ठीक है, प्रीमियम आपका 20 रुपया है, तो कितना टोटल आपका देख सकते हैं. तो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस. मैक्सिमम लॉस आपका क्या हो सकता है. तो मैक्सिमम लॉस का प्रीमियम पेड प्लस स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. आपका प्रीमियम 20 रुपया का है. ठीक है गाइस, तो प्रीमियम 20 रुपये का और स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. तो स्टॉक प्राइस दे सकते हैं कि 500 और स्ट्राइक प्राइस 480 का. इसमें माइनस कीजिएगा तो 20 बचेगा. टोटल आपका मैक्सिमम लॉस 40 रुपया का होगा. जितना प्रीमियम करते हैं उसके बाद जो आपका नेट लॉस है उसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम लॉस होता है. अब आ जाते हैं 105 में. इफ एन ऑप्शन पोर्टफोलियो हैज Vega equal to 0.7, what will be the pricing changing of the portfolio if implied volatility increase by 2%. implied volatility 2% का increase है, Vega 0.7 है, तो प्राइस चेंजिंग क्या होगा. प्राइस चेंजिंग इक्वल टू होता है Vega इंटू चेंज इन implied volatility. तो implied volatility 0.7 है गाइस और Vega 0.7 है एंड implied volatility 2 है, तो आपका हो जाएगा 1.4 यूनिट. अब आ जाते हैं गाइस, देख सकते हैं पार्ट नंबर 11 समाप्त हो चुका है गाइस. आइए पार्ट नंबर 12 में इंडस्ट्री ट्रेंड एंड इनोवेशन इन डेरिवेटिव मार्केट है गाइस, तो हम इससे आगे देखते हैं पार्ट नंबर 12 का. देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 106 है गाइस. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द ESG. ESG मतलब होता है इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर ऑन द डेरिवेटिव मार्केट. ESG इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस का क्या फैक्टर important करता derivative market में. ESG factor are driving innovation in the derivative with the introduction of ESG linked derivative allowing investor to align portfolio and with the sustainability goals. ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में. हाउ आर एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF इन्फ्लुएंसिंग डेरिवेटिव मार्केट. तो एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF होता है वो कैसे डेरिवेटिव मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है. इसका आंसर है ETF create demand for derivative such as option and future which are used to hedge or speculate on the performance of the underlying indices or commodities. ठीक है गाइस. डिस्क्रिप्शन 108 में व्हाट रोल डू क्रिप्टो डेरिवेटिव प्ले इन मॉडर्न मार्केट. तो क्रिप्टो डेरिवेटिव मॉडर्न मार्केट में क्या रोल प्ले करता है गाइस. इसका आंसर है क्रिप्टो डेरिवेटिव इनेबल ट्रेडर्स टू हेज leverage and speculate on the price movement of the cryptocurrency without directly holding the asset. ठीक है गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 109 क्वेश्चन में. हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से चेंजिंग ला रहा है रिस्क मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट. इसका आंसर है गाइस, देख सकते हैं कि AI provides advanced predictive model for the assessing risk, optimizing hedging strategy and identify market opportunity. आजकल गाइस AI का दौर है. AI में आप आने वाले समय के लिए आप एक्सपेक्टेशन कुछ चार्ट आ जाते हैं, जैसे कि इंडिया मनी में आप यूज कीजिएगा तो AI के थ्रू वहाँ सारा चीज नोटिफिकेशन अपडेट प्रोवाइड किया जाता है कि कब क्या चेंजिंग होने वाला, कौन सा पैटर्न बनने वाला. तो AI का इस्तेमाल आजकल रिस्क मैनेजमेंट से बचने के लिए भी
यूज किया जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 110 में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स इन डेरिवेटिव मार्केट? रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स का क्या है डेरिवेटिव मार्केट में? ठीक है गाइस, इसका आंसर है रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स। रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स improve decision making by the providing traders with immediate insight into market condition and price movement। रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स का improve decision making में यूज ज़्यादा होता है, providing the trader with the immediate insights into market condition and price movement। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 111 में। How are central clearing house clearing involving with the technology advancement? सेंट्रल क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में क्या रोल है? ठीक है गाइस, तो सेंट्रल क्लियरिंग आर adopting blockchain and AI to improve efficiency, reduce cost and enhance transparency in the settlement process। तो गाइस आजकल AI का बहुत ही जबरदस्त यूज हो रहा है, जिसमें कि यूज कॉस्ट कटिंग में हो जाता है, इनहांस ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिसमें बताया जाता है कि ये समय में ये हुआ, ये समय में हुआ। तो सेटलमेंट प्रोसेस में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं गाइस 112 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द जीरो इमर्शन ट्रेडिंग ऑन द डेरिवेटिव मार्केट? जीरो इमर्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में क्या इम्पैक्ट है? तो आंसर है गाइस, देख सकते हैं, जीरो commission trading has increased market participants, particularly among the retail investors, leading to higher liquidity and volume in derivative trading। जीरो कमीशन ट्रेडिंग होने पर गाइस लिक्विडिटी की ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण कि जो वॉल्यूम है, जो ट्रेडर को जितना ज़रूरत हो उतना मिलता है। तो जीरो कमीशन ट्रेडिंग में ये मार्केट को एक पॉजिटिविटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 113 क्वेश्चन में, what are volatility control indices and why are they gaining popularity? Answer है गाइस, volatility control indices adjust their exposure to underlying asset based on the market volatility। They are popularly for designing structured products and managing risk in turbulent market। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114 में। हाउ आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंसिंग एक्सेस टू डेरिवेटिव मार्केट? ठीक है गाइस, इसका आंसर है टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस, एजुकेशन टूल्स एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैपेबिलिटी, broadening access for a retailer and institutional trader alike। इस जगह ही बहुत सारे ट्रेड ब्रोकरेज फर्म है जो कि आजकल बहुत सारे एजुकेशनल टूल्स, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी देते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से एक्सेस करके आप उसको परफेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसे चार्ट पैटर्न हो गया, आपका टूल्स एंड टेक्निक हो गया। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 150 पर। व्हाट इज द रोल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इन द डेरिवेटिव ट्रेडिंग? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या रोल है? ठीक है, तो आंसर है decentralized finance revolutionizing derivative trading by enabling peer-to-peer decentralized trading platform that eliminate intermediary and enhance transparency। ठीक है गाइस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का हमेशा यूज peer to peer decentralized trading platform that eliminate intermediary and enhance ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए और जो इंटरमीडियरी जो दिक्कतें होती हैं उसको कम करने के लिए डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग फाइनेंस में यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 115 तक है गाइस। तो देख सकते हैं कि हम इसमें 12 पार्ट तक खत्म कर चुके हैं। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 13, जिसमें कि हिस्टोरिकली इवेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द डेरिवेटिव मार्केट। जो हिस्टोरिकली इवेंट हुए आज तक के और जो डेरिवेटिव मार्केट पर उसका प्रभाव रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस देख सकते हैं कि 116 नंबर क्वेश्चन नहीं कुछ, हाउ डिड द 208 फाइनेंशियल क्राइसिस अफेक्ट द डेरिवेटिव मार्केट? 2008 में जो फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था गाइस, तो उसका डेरिवेटिव मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो देख सकते हैं इसका आंसर, द क्राइसिस एक्सपोज द रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव रिस्क
KD default swap. It lead to increased regulations such as the Dodd-Frank Act to improve transparency and reduce system risk. Next question है guys 170 में. What was the significance of the Chicago Board of Trade in the development of the derivative market? तो आंसर है founded in the 1848. The Chicago Board of Trade was one of the first organized exchange for the future contract, revolutionized risk management and the pricing discovery in the commodity trading. तो सबसे गाइस जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट डेरिवेटिव मार्केट सबसे पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और रिवोल्यूशनाइज रिस्क मैनेजमेंट 1848 में इसे लाया गया था. ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में. हाउ डिड द इंट्रोड्यूस ऑफ ब्लैक स्कॉल्स मॉडल चेंजिंग ऑप्शन ट्रेडिंग? तो आंसर है इंट्रोड्यूस इन 1973. ब्लैक स्कॉल्स मॉडल चेंजिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में 1973 में हुआ था. तो देख सकते हैं द ब्लैक स्कॉल मॉडल प्रोवाइडेड ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द प्राइसिंग ऑप्शन, मेकिंग ऑप्शन ट्रेडिंग मोर एंड एक्सेसिबल एंड स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 119 में. व्हाट इम्पैक्ट डिड द इन्यूरॉन स्कैंडल हैव इन डेरिवेटिव रेगुलेशन? ठीक है, तो इसका आंसर है द इन्यूरॉन स्कैंडल हाईलाइट द रिस्क ऑफ अनचेक्ड derivative trading and accounting practice leading to the stricter regulation and the reform like the Sarbanes-Oxley Act. सर्वेनेज ऑक्सली एक्ट था जिसमें कि इरोना स्कैंडल को डेरिवेटिव रेगुलेशन में सबसे पहले यूज किया गया था. ठीक है भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में. हाउ डिड द राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इन डेरिवेटिव मार्केट? तो गाइस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग डेरिवेटिव मार्केट में कैसे बढ़ता गया? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस फास्टर एग्जीक्यूशन, ब्रॉडर एक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल डेरिवेटिव ट्रेडिंग. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेरिवेटिव मार्केट में बहुत जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी आएगा. ये सबसे ज्यादा 2007-8 के बाद इंडिया में भी देखने को मिला है. ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 121 पर. व्हाट रोल डिड द Bretton Woods एग्रीमेंट प्ले इन करेंसी डेरिवेटिव डेवलपमेंट? आंसर है गाइस देख सकते हैं द कोलैप्स ऑफ द Bretton Woods एग्रीमेंट इन 1971 lead to the floating exchange rate, creating demand for the currency derivative to hedge against the currency risk. Next question है 122. How did the introduction of the index derivative like S&P 500 future impact market? तो गाइस आंसर है लॉन्चेज इन द ईयरली 1980. S&P फ्यूचर मार्केट 1980 में गाइस हुआ था लॉन्च. और इंडेक्स डेरिवेटिव अलाउड इन्वेस्टर टू हेज और स्पेकुलेट ऑन इंटायर मार्केट इंडाइसेस इनहांसिंग द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. तो गाइस सबसे पहला हेज तो फ्यूचर मार्केट S&P का आया था 1980 में आया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123. व्हाट वाज द इम्पैक्ट फॉर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑन डेरिवेटिव मार्केट? जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था डेरिवेटिव मार्केट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था? तो उसका आंसर है the 1997 crisis revealed the importance of risk management through the derivative, leading to an increased adoption of hedging strategy in emerging market. ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 124 में. हाउ हैज अ लिबोर स्कैंडल अफेक्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग? आंसर है गाइस द मैनिपुलेशन ऑफ लिबोर रेट impact pricing for the trillion of dollar of the derivative contract, leading to the reform in the benchmark rate calculation. तो गाइस 124 का ये आंसर है गाइस लीवर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डेरिवेटिव मार्केट रिफॉर्म के लिए जाना जाता था रेट कैलकुलेशन के लिए. ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं 125 में. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन एक्ट इन 2000 एक्ट? तो गाइस कमोडिटी फ्यूचर मॉडर्नाइजिंग एक्ट 2000 में क्या उसका मेन प्रभाव रहा था? आंसर है गाइस द एक्ट deregulated OTC derivative trading in the US, increased market growth but also contributing to systematic risk
exposed during the 2008 क्राइसिस। तो गाइस डीरेगुलेट ओटीसी तो हुआ था, डेरिवेटिव ट्रेडिंग यूएस में इंक्रीज हुआ था, बट इसका कंट्रीब्यूशन सिस्टमैटिक रिस्क जो है आज की क्राइसिस में इसका इम्प्रूव हो गया था। तो ठीक है गाइस, आज मैंने पार्ट 13 तक कंप्लीट कर लिया। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में 5th लेक्चर में हम आपको पार्ट 14 से शुरुआत करेंगे, जिसमें कि देखते हैं इमर्जिंग ट्रेंड एंड डेरिवेटिव एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी करेंगे। तो थैंक यू गाइस, आज की 4th लेक्चर में एंडिंग करते हैं। तो थैंक यू गाइस, लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए आदित्य फाइनेंशियल के साथ जुड़े रहें, और हम आपके सामने डेली हम आपको मोस्ट 500 क्वेश्चन डेरिवेटिव मार्केट का आपको सामने रखेंगे। फ्रेंड्स, बाद कुछ नया देखेंगे। तो थैंक यू।